शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने 4 नए शेड्यूल्स को ऐड किया और अब हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये शेड्यूल्स को पढ़ना ना केवल पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं और उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो याद रखें कि कुछ तरीके हैं, जैसे फर्स्ट शेड्यूल होगा उसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। आपको पता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हमारे देश का नाम क्या है वो दिया है, उसकी टेरिटरी के बारे में, स्टेट्स के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो फर्स्ट शेड्यूल में यही सब कुछ है, वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक कवर करता है। अब बात आती है सेकंड शेड्यूल की। सेकंड शेड्यूल में प्रोविजंस दिए गए हैं एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस किस किस के, जैसे प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर्स हैं, उनके बारे में, उनके एमोल्यूमेंट्स क्या होंगे, उनको अलाउंसेस कैसे दिए जाएंगे, कहाँ से दिए जाएंगे, उनके प्रिविलेजेस क्या क्या होंगे, ये सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। सो सेकंड शेड्यूल में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। अब इसमें किस किस के एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस दिए गए, ये क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखिए, एक हम देखेंगे सेंट्रल लेवल पे, एक देखेंगे स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस दिए गए हैं, स्टेट में गवर्नर्स के भी दिए गए होंगे। फिर जो हमारी लोकसभा है उसके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में, उनके एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस के बारे में दिया है। तो जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उनके बारे में भी दिए होंगे। फिर जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं उनके बारे में भी दिया है। और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो हर स्टेट में नहीं होती है, कुछ स्टेट्स में है, तो उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में भी इनमें दिया गया है। इसके अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनमें आपको जो जो समझ नहीं आ रहे वो आगे चैप्टर्स में समझ आते चलेंगे, राइट। जैसे कैग क्या है, स्पीकर और चेयरमैन में क्या डिफरेंस होता है, ये जैसे जैसे आप पॉलिटी पढ़ते चलेंगे आपको वैसे वैसे याद होता चलेगा। तो किस किस के एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस के बारे में दिया, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और कैग, ये 9 इनके बारे में दिया हुआ है। फिर आता है थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में दी गई हैं ओथ्स और अफर्मेशंस। ओथ्स मतलब शपथ, जो शपथ ग्रहण करते हैं, तो किस किस की ओथ्स दी गई हैं, पहले यूनियन मिनिस्टर्स की। तो यूनियन में जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर्स बनेंगे, वो जब शपथ लेते हैं, उनको जब शपथ दिलवाते हैं, वो वाली शपथ इसमें लिखी हुई है। और तो यूनियन मिनिस्टर्स की दी गई होगी तो स्टेट मिनिस्टर्स की भी दी गई होगी, राइट। फिर वो कैंडिडेट जो, जैसे अगर आपको लोकसभा इलेक्शंस लड़ने हैं, आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस लड़ने हैं, तो कैंडिडेट्स की भी एक शपथ होती है, वो शपथ दी गई है। तो कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, उनकी भी दी गई है ओथ। तो फिर स्टेट्स वालों की भी दी गई होगी, तो कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, उनके लिए भी दी गई है। फिर जब वो अगर कैंडिडेट जीत के आ गए तो मेंबर्स बन जाएंगे, तो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी ओथ इसमें दी गई है और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की ओथ भी दी गई है। फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की भी है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट की भी है, और फिर लास्ट में कैग की भी दी गई है। ऊपर भी 9 थे जिनके एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस थे, यहाँ भी 9 हैं। यहाँ पर कौन कौन है, यूनियन मिनिस्टर तो स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट तो कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड कैग। तो थर्ड शेड्यूल ये कवर करता है। फिर फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि राज्यसभा की सीट्स जो आती हैं वो लोग इलेक्ट नहीं करते, है ना, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होती है, क्योंकि हम तो एमएलएस चूज करते हैं, फिर वहाँ से जैसे और कुछ नॉमिनेट भी होते हैं, राइट, जो आप आगे प्रोसीजर पढ़ेंगे जब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो वहाँ की जो सीट्स हैं उसका एलोकेशन, क्योंकि वो होता है पॉपुलेशन के ऊपर, जिस स्टेट की कम पॉपुलेशन उसको कम राज्यसभा के कैंडिडेट्स मिलेंगे, जिसकी ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा, राइट। तो वो एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है राज्यसभा के लिए, चाहे वो स्टेट्स में चाहे वो यूनियन टेरिटरी में, कौन सी यूनियन टेरिटरी से कौन से स्टेट से कितने कैंडिडेट्स चूज होके आएंगे, वो सब कहाँ दिया गया है, वो एलोकेशन ऑफ सीट्स दी गई हैं फोर्थ शेड्यूल में, राइट। इसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं
एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करने के किन एरियाज़ को, शेड्यूल एरियाज़ को और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ को, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनको हमने शेड्यूल एरिया घोषित किया है, कुछ एरिया है जिनको शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरिया घोषित किया है। तो वो कहाँ दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 5th शेड्यूल में। SC और ST, एस में एस आता है ना, S5 आता है ना, राइट, वो 5 की तरह लगता है। तो आप वैसे याद रखिएगा कि 5th शेड्यूल में SC और ST एरियाज़ को मेंशन किया गया है, उसके प्रोविजंस वहाँ से रिलेटेड, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसके कंट्रोल से रिलेटेड वो वहाँ पर दिए गए हैं। और ये कौन सा आर्टिकल है, ये आता है आर्टिकल 244 के अंडर। तो जो भी स्टेट या जो एरिया किसी स्टेट का वो SC या ST एरिया घोषित होगा, वो इस वाले के हिसाब से उसका एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल, 5th शेड्यूल के हिसाब से उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया जाता है। तो उसके बारे में 5th शेड्यूल में दिया गया है, आप याद रखिए। इसके बाद आता है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इससे रिलेटेड प्रोविजंस, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है इनको ट्राइबल एरियाज़ बोलते हैं। तो आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे और भी स्टेट्स हैं जो ये बोलते हैं कि हमें भी 6th शेड्यूल में डाल दो, हमें 6th शेड्यूल में जाना है, राइट, हमारा जो स्टेटस है उसको 6th शेड्यूल में अपडेट कर दो। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, वो कौन कौन से, याद रखिएगा, पेपर में आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आर्टिकल 244 से 244 एंड आर्टिकल 275। सो 6th शेड्यूल इज हैविंग अ provision related to the administration of tribal areas in the states of असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो वहाँ पे जो एरियाज़ हैं, कुछ एरियाज़ है, पूरा स्टेट नहीं है, राइट। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ ट्राइबल एरियाज़ को 6th शेड्यूल में रखा गया है। इसके बाद आता है 7th शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, क्योंकि ये शेड्यूल डील करता है डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में। डिवीजन ऑफ पावर्स किस किस के बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में। जो 3 लिस्ट थी ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये जो 3 लिस्ट हैं ये दी गई हैं 7th शेड्यूल में। और ये कहाँ से आई थी, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, याद कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, राइट। तो ये है शेड्यूल 7 और इसमें 3 लिस्ट आती हैं। तो अब ओरिजिनली जो यूनियन लिस्ट थी उसमें ओरिजिनली जब वो बनी थी तो 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 98 हैं। फिर जो स्टेट लिस्ट थी जिसमें वो वाले मतलब जैसे उस लिस्ट में जो होगा वो स्टेट के अंडर आता है, राइट, जैसे पुलिस है, राइट। तो स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, अब 59 हैं। तो पता चल रहा है कि कुछ कम हुए हैं, राइट। इसके बाद आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे, अब 52 हैं, क्योंकि जो चीज़ स्टेट से छीनी गई जाएगी वो डायरेक्टली यूनियन अपने पास नहीं रखेगा ना, वो रख देगा कॉन्करेंट लिस्ट में कि आप भी कानून बना सकते हो, हम भी कानून बना सकते हैं, पर अगर इन केस क्लैश हुआ तो हम जीत जाएंगे, हमारा कानून जो है वो इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, राइट। तो ये थे 7 शेड्यूल। इसमें 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके सभी सब्जेक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ में चल रहा है वो पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, एक ओवरव्यू और जर्नल अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए। तो राइट, इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, जैसे डिफेंस हो गया, जो बड़ी बड़ी होंगी ना, जो सेंटर ही एडमिनिस्टर कर सकता है, जैसे डिफेंस, नेवी, मिलिट्री, फिर जो भी अफेयर्स आर्मी से रिलेटेड हैं, एटॉमिक एनर्जी हो गया, फिर सेंट्रल मतलब जो CBI एजेंसीज होती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, फॉरेन अफेयर्स को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, फॉरेन बैंक्स को, जैसे RBI है, पोस्ट ऑफिस है, इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें, एयरक्राफ्ट्स हैं, रेलवे, ये जो जैसे पोर्ट से रिलेटेड होंगे, जो भी हमारे पास नेशनल हाईवेज़ हैं, शिपिंग है, सिटीजनशिप के एक्ट्स हैं, या कोई भी इंटरवेंशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो वो सब कुछ, पासपोर्ट, वीज़ाज़ वगैरह, ये सब कुछ कौन सी लिस्ट में होंगे, ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में, क्योंकि ये बड़ी चीज़ें हैं, राइट। इसका स्टेट से लेना देना नहीं है और इस पर सेंटर का कंट्रोल ही होना चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उस पर यूनियन लिस्ट, और कुछ जो स्टेट्स के अंडर हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे जितना भी पब्लिक ऑर्डर आता है स्टेट का, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। पुलिस आती है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट आते हैं, वो स्टेट्स के अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट में आती है। फिर जो
प्रिजन्स होती हैं जितनी भी जो स्टेट में है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आएंगे, जो लोकल गवर्नमेंट आती है वो भी स्टेट लिस्ट में आती है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आती हैं। फिर स्टेट में जो और भी चीज़ें जैसे स्टेट की लाइब्रेरी है, म्यूज़ियम है, ये सब चीज़ें जो भी हैं वो स्टेट लिस्ट में आएंगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च, ये अगर स्टेट की स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वाटर सप्लाई, इरिगेशन, लैंड, इंडस्ट्रीज़ जो स्टेट की हैं, फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड, ट्रेड और कमर्स जो स्टेट का है वो स्टेट के अंडर ही आएगा। फिर स्टेट की पेंशन्स जो हैं, जो भी उनके ऊपर जो भी टैक्सेस हैं लैंड के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो भी चीज़ें हैं ये स्टेट लिस्ट में आती हैं। फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। तो उसमें कुछ चीज़ें आएंगी जैसे फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ड्रग्स, शिपिंग, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, इकोनॉमी में पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्रिमिनल लॉज, जितने भी क्रिमिनल लॉज इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द इंडियन पीनल कोड, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो स्पेशली इस टाइम अगर न्यूज़ में चल रहा है तो उस सब्जेक्ट को एक बार देख लीजिए कि वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, राइट। तो ये थी हमारा 7th शेड्यूल। अब आता है 8th शेड्यूल, और 8th शेड्यूल में आती हैं हमारी लैंग्वेजेस। देखिए, वन डे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार गो थ्रू हो जाइए इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर यूपीएससी, पीसीएससी, इन सब बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे शेड्यूल्स बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। और 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस भी याद होनी चाहिए, राइट। तो ओरिजिनली 8th शेड्यूल में थी 14 यानी 14 लैंग्वेजेस, और अब हैं 22 लैंग्वेजेस। इसमें कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड हुई हैं। तो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, ये ए से ABC ऐसे याद करेंगे। कैसे करेंगे? असमी, मतलब जो असम की लैंग्वेज है, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सेंथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये आपको कैसे लर्न करनी है, आपको खुद ही याद करना है। कैसे? असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सेंथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये लैंग्वेजेस आपको याद करनी है। 22 लैंग्वेजेस हैं। एक दो बार गो थ्रू हो जाएंगे ना तो आपको पेपर में याद आ जाएगा कि मैंने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो सिंधी इसमें जो है ये 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 से ऐड हुई थी। मतलब अगर कई बार ये क्वेश्चन आ जाए कि बाद में कौन सी ऐड हुई थी, तो सिंधी ये बाद में ऐड हुई है, कोंकणी बाद में ऐड हुई है, मणिपुरी बाद में ऐड हुई है, नेपाली ऑफ कोर्स बाद में ऐड हुई होगी। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सेंथली ये भी बाद में ऐड हुई हैं। अभी मणिपुर न्यूज़ में है तो मणिपुर से पूछ सकते हैं कि मणिपुरी है, यस मणिपुरी है। पंजाबी याद होगी, नेपाली भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था। देखिए, जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो हम सोचते हैं कि बहुत डीप बन रहे, बट वो ऐसे किसी कॉन्सेप्ट पे बने होंगे जो थोड़ा सा अलग होता है बस। तो जैसे नेपाली आ सकता है, क्योंकि नेपाली एक अलग सी लैंग्वेज है ना इंडिया की थोड़ी, तो हम सोचेंगे कि इंडिया की नहीं है तो नहीं होगी, लेकिन नेपाली है। और ये याद रखिएगा 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड की गई थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। और अब आता है शेड्यूल 9, ये बाद में ऐड किया गया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। और ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे खतरनाक शेड्यूल। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में बहुत सारी इश्यूज़ थे, और उसमें से एक बड़ा इशू था लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं था। हमारे पास इतने फार्मर्स थे लेकिन एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं था, क्योंकि वो बड़े बड़े ज़मींदार के पास में था। तो हमने उस टाइम की सरकार ने सोचा कि उस लैंड को लिया जाए और उस लैंड को लोगों को दे दिया जाए, ताकि एटलीस्ट वो फार्मिंग करके खाना तो खा सके, क्योंकि हमारे तो इतने बुरे हालात थे उस टाइम पे कि हमारे पास खाना तक नहीं था, हमें तो वो भी लेना पड़ रहा था लोगों से, राइट। तो सरकार ने सोचा कि कम से कम ज़मींदारों से, बड़े बड़े ज़मींदारों से लैंड लिया जाए और लोगों को दे दिया जाए। अब इसमें आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट बीच में, कि किसी का लैंड है वो तो आप ऐसे छीन नहीं सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट्स। तो फिर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 1951, और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, 9th शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। और इसमें लिखा गया कि अगर किसी भी चीज़ को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए
तो चाहे ही वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही हो, उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं की जा सकती। मतलब जुडिशरी उस पर नहीं बोल सकती कि हाँ जी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट हुए हैं तो सज़ा मिलेगी, नहीं की जा सकता। तो ये 9 शेड्यूल लाया तो एक बहुत अच्छे पर्पज़ से गया था, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छे पर्पज़ से लेके आई जाती है लेकिन होती ख़राब है, ये बाद में बहुत तंग करती है। और इस 9 शेड्यूल ने भी हमें बाद में तंग किया, क्योंकि फिर कोई भी चीज़ है जिस पे चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए, उसको 9 शेड्यूल में डाल दो, राइट। तो बाद में लोगों के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को इसमें डालना शुरू किया गया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट आता है पिक्चर में और सुप्रीम कोर्ट ने इसका भयंकर विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाद में इसका मिसयूज़ होना शुरू हो गया था। लास्टली 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि अप्रैल 24, 1973, ये कौन सी डेट है? ये डेट है केशवानंदा भारती केस की। उसके बाद अगर किसी भी चीज़ को 9th शेड्यूल में डाला गया है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये कब बोला सुप्रीम कोर्ट ने? 2007 में, कि उसके बाद अगर आपने 9th शेड्यूल में कुछ डाला है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्योंकि ऐसे तो आप सारी चीज़ों को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के 9th शेड्यूल में डाल दोगे तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो 9th शेड्यूल में अगर अब कोई चीज़ डाल दी जाए तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और वैसे भी केशवानंदा भारती केस के बाद जो भी चीज़ें उसमें डाली गई हैं उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। थैंक गॉड, वरना आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक है, राइट। इसके बाद आता है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कब ऐड हुआ? ये ऐड होता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जनरल नॉलेज रखते हैं चीज़ों का तो आपको पता होगा कि ये बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आपको इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 10th शेड्यूल बना के। तो पहले होता क्या था कि पता ही नहीं चलता था, रात को सोते थे तो कोई और गवर्नमेंट होती थी, सुबह उठते थे तो कोई और गवर्नमेंट होती थी, क्योंकि किसी के एमपीज किसी की पार्टी में चले जाते थे, किसी के एमपीज किसी की पार्टी में चले जाते थे। जैसे ही एमपीज टूटते थे सरकार बदल जाती थी, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा था और ये देश की पॉलिटी के लिए, देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो फिर एक शेड्यूल लाया गया, उस 10th शेड्यूल, उसमें डाला गया एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब था दल बदलू कानून। अब अगर एक पर्टिकुलर जो नंबर है उसके बिना अगर एमपीज टूटते हैं तो उनके ऊपर लग जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है एमपी की पोजीशन से भी। तो पहले था कि अगर 1/3 ऑफ मेंबर टूट जाते हैं पार्टी से तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, मतलब उनकी जो मेंबरशिप है उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो बाद के चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो प्रेजेंटली फिलहाल क्या है, कोई भी पार्टी के 2/3 मेंबर टूट के किसी और पार्टी में मर्ज करते हैं, क्या करते हैं? मर्ज करते हैं, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। आप अक्सर न्यूज़ में देखते रहते होंगे कि इस वाली पॉलिटिकल पार्टी के एमपी टूटे हैं, गायब हैं, उस वाली में मिल गए, सरकार चेंज हो गई। महाराष्ट्र में हमने देखा लास्ट ईयर, शायद कर्नाटका में हमने देखा था। बहुत सारी जगह पे हम ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल पर्सपेक्टिव से भी समझना। तो 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से लेके आया गया था, और इसमें क्या है? प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दल बदलू कानून। 11th शेड्यूल है इसके बाद। 11th शेड्यूल है पंचायत, 11 पंचायत, राइट। 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल में ये स्पेसिफाई करता है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। 243G आर्टिकल से ये डील करता है। तो याद रखिए पंचायत के कितने सब मैटर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, वो है 29 मैटर्स जिन पे पंचायत की पावर है, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कब ऐड किया गया था? जब पंचायत वाले कानून आएंगे वो कब आएगा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पंचायत बनी। फिर 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में है, वही पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें 18 मैटर्स हैं, और ये कब आया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 डील करता है 243W के साथ में, ऊपर वाला G के साथ में, ये वाला W के साथ में। तो ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स, जिनको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 2-4 बार वीडियोस को सुनेंगे, आपको याद हो जाएंगे, और खुद भी एक दो बार गो थ्रू हो जाइए, बस आपको याद हो जाएंगे। सो
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से सोर्स से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है। थैंक यू।